बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365 एंड जस्ट लाइक द पास्ट फ्यू डेज आज भी बात सबसे पहले 27वीं आईनी तरमीम की। हम जानते हैं कौमी असम्बली का धुआंधार इजलास जहां पर बहस मुबाहिसे जारी हैं, सियासी तकारीरें जारी हैं, एक दूसरे के ऊपर यकीनन बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इसी दौरान हम 27वीं आईनी तरमीम को भी पास होते हुए देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री चेंजेस और एडिशनल अमेंडमेंट्स यानी जो नेशनल असम्बली के अंदर इजाफी चेंजेस आएंगी, जो तजावीज़ आएंगी जिन्हें मुशावरत के बाद मंजूर किया जाएगा, वो दोबारा सेनेट जाएंगी मंजूरी के लिए। इतलात ये हैं कि सेनेट का इजलास भी आज ही है, 5 बजे बुलाया गया है और उसमें कोशिश ये की जाए कि 27वीं आईनी तरमीम की जो एडिशनल अमेंडमेंट्स और चेंजेस सप्लीमेंट्री आ रही हैं उनको भी अप्रूव किया जा सके। साथ साथ हम ये जानते हैं कि हमें हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहर साहब ने बताया कि अपोजिशन की 11 तरामीम हैं वो शामिल की गई हैं 27वीं आईनी तरमीम के अंदर। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ के साथ। बिलावल साहब के साथ उनकी पूरी टीम थी, मुर्ज़ावाब, शरी रहमान, नवीद कमर, फारूक एच नाइक, और पूरी लीगल बातें करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब उनकी जानिब से भी कुछ एडिशनल अमेंडमेंट्स और चेंजेस लाई जाएंगी 27वीं आईनी तरमीम में, क्योंकि पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है। पब्लिक यही कह रही है कि हमारे लिए इसमें क्या है, आम आदमी के लिए इसमें क्या है, हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो यकीनन हम जानते हैं कि इस वक्त तक जो इत्तलात हैं वो यही है कि अदालत से जुड़े हुए मामलात कुछ तब्दील हो रहे हैं, हमारे अफवाज की फॉर्मेशन के हवाले से तब्दीलियाँ हैं। अदालत की बात करें तो अदालत के अंदर हम जानते हैं बड़ी हलचल मची हुई है। अदलिया के अंदर जजेस साहब बड़े परेशान हैं, इख्तलाफात हैं, या आफरीदी साहब को बहुत सारे ख़त मौसूल हो रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त लगा दी है ख्वाजा साहब ने कि 27वीं आईनी तरमीम को देखा जाए और कन्वेंशन बुलाया जाए, जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि बाबर सत्तार साहब को जो फैसला आज आया है उसमें उन्होंने कहा है कि मुशावरत की जाएगी अदलिया से उनके ट्रांसफ़र से पहले क्या होता था 27वीं आईनी तरमीम से पहले कि जो जज ट्रांसफ़र हो रहा है उससे भी मुशावरत की जाती थी और रेलिवेंट चीफ जस्टिस से भी मुशावरत की जाती थी ट्रांसफ़र करने से पहले। अब उस जज से मुशावरत नहीं होगी, कंसेंट नहीं होगा, रेलिवेंट चीफ जस्टिस से कंसेंट होगा। इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। यकीन आज सबसे बड़ी खबर जो मेरी नज़र में इस वक्त है, जो बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, आप तक लेकर आना, क्योंकि कराची पाकिस्तान की 10% से ज़ायद आबादी का शहर है, दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है। ये ऐसा शहर है जो पाकिस्तान को तकरीबन 3000 अरब कमा के देता है हर साल रेवेन्यू के लिहाज से। ये फाइनेंशियल हब है, मेट्रोपोलिस है, तिजारती दारुल खिलाफा। लेकिन इसकी मैनेजमेंट के हवाले से, इसकी गवर्नेंस के हवाले से जो क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर यकीनन बहुत सारी जमातें बात करती रही हैं। सर फहरिस्त उसमें MQM पाकिस्तान है और MQM पाकिस्तान की पहले एक अमेंडमेंट आई थी, तजवीज़ थी कि लोकल बॉडीज़ के निज़ाम में तब्दीली लाई जाए। लेकिन आज मुस्तफ़ा कमाल साहब वफाकी वज़ीर साहब ने यह कह दिया है कि 27वीं आईनी तरमीम में वो शामिल नहीं है। हाँ, 28वीं में ज़रूर शामिल होगी। लेकिन एक और तजवीज़ हम देख रहे हैं MQM पाकिस्तान की जानिब से आ रही है, वो ये है कि कराची को विफाक के हवाले किया जाए। और इसी पॉइंट से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद अरशद वोरा साहब फ्रॉम MQM पाकिस्तान। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नियाजुल्लाह नियाजी साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर आमिर हसन साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब फ्रॉम PMLN, तमाम दर अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, वेलकम करूंगा उनको अपने प्रोग्राम में। वोरा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। आपकी नज़र में आज आप ये डिमांड क्यों रख रहे हैं कि कराची को विफाक के हवाले किया जाए? बात यह है कि कराची ये प्रूव हो चुका है कि पिछले 17-18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि फेल हो गई है कराची को मैनेज करने में, कराची को डिलीवर करने में, और कराची को बिल्कुल एक इग्नोरेंट कह लें, इग्नोरेंट कराची फील करने लगा है, खास तौर पर अब सिंध गवर्नमेंट के हवाले से। कराची, जैसा अभी आपने कहा कि कराची पाकिस्तान की मेन इकोनॉमिकल हब है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, और कराची अगर ना हो तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तो पाकिस्तान विल सफर। अब प्रॉब्लम यह है कि कराची के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, अभी आपने खुद बताया कि कराची की पॉपुलेशन पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 10% है। इट्स नॉट 10%, इट्स मोर देन 15%। और पूरे पाकिस्तान का 25% GDP में कराची का कंट्रीब्यूशन है। कराची, देखिए, आपने 28वीं तरमीम जो लेकर आए थे वो इसलिए लेकर आए थे कि वो निचली सतह तक जो है
वो लोगों को आप जो है एम्पावर करें, पब्लिक को एम्पावर करें। बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स आई थी, लेकिन हर तरमीम जो है, इवन जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जब 73 में ये आइन पेश किया था, उन्हीं के अपने दौर में इस आइन में कई तरामीम आई थी। तो ये तरामीम आना कोई बुरी बात नहीं है, जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू दी टाइम एंड रिक्वायरमेंट। जब 18th अमेंडमेंट आई थी और उसमें जब एनएफसी अवार्ड डिस्कस हुआ था, एनएफसी अवार्ड का जो फॉर्मुलेशन हुई थी वो उस वक्त की एक रिक्वायरमेंट थी। आज पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत वैसे वोरा साहब आपकी बात से मैं तकरीबन इत्तेफाक कर रहा हूं, आई एग्री विद यू। मेरा सवाल आपसे, पीएमएलएन के लिए, रूलिंग पार्टी के लिए पीपल्स पार्टी ज्यादा जरूरी है एमक्यूएम? ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी तो इस शर्त पे कभी राजी नहीं होगी, तो आपको क्यों उम्मीद हो चली है कि ये मुतालबा किया जाए, शायद मंजूर हो जाए? क्या लगता है आपको पीएमएलएन आपकी सुन लेगी या फिर कहीं से इशारा हुआ है? देखिए, बात यह है कि ना ये इशारे की बात है कि पीएमएलएन सुने ना सुने, पीपल्स पार्टी सुने ना सुने, ये कराची शहर के, कराची की आवाम की डिमांड है। और उस कराची के आवाम की डिमांड है जो कराची महरूमियों का शिकार है, जो कराची पाकिस्तान को पाल रहा है। ये उस कराची के आवाम की डिमांड है, और उस डिमांड को आप कब तक दबाएंगे, कब तक आप उसको रोक के रखेंगे? कभी ना कभी आपको ये करना पड़ेगा। और अदरवाइज देखें, मैं फिर ये कहूंगा कि ये कराची की बदकिस्मती ये है कि जो कराची में रहता नहीं है वो कराची को रूल कर रहा है। अगर तो वो कराची में रहने में अपने आप को गिनवा लें और उसके बाद कराची के इश्यूज को एड्रेस कर लें। आज आपको सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी की जो ये वीडियोज चला रहे होते हैं, पेड वीडियोज जो चल रही होती हैं, आज उन वीडियोज को रियलिटी की बुनियाद पर अगर देखें तो ऐसा लगता है कि ये उसका 0.001% भी नहीं है जो ये सिंध कराची दिखा रहे हैं। कराची को अगर आपने देखना है तो आप कराची के गलियों गलियों में कचरा देखें, आप कराची की गलियों गलियों में सीवरेज का पानी देखें। लोग नमाज पढ़ने मस्जिदों में नहीं जा सकते, इतना सीवरेज है कराची में। पानी, कराची का पानी आपको पता है, कराची को पानी नहीं मिल रहा। एक सड़क स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी रोड को, आज 3 साल से ऊपर हो गया, अभी मजीद 3 साल और लगने हैं इसमें। आपने एक अंडरपास आप बना नहीं सकते 1 साल में। तो ये आपका फेलियर ही है और क्या है। आप जब कराची के लोगों को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं, आप कराची को छोड़े, मैं तो कहता हूँ ना इन्होंने लाड़काना को डिलीवर किया है, ना इन्होंने जैकबाबाद को डिलीवर किया है, ना इन्होंने नवाबशाह को डिलीवर किया है, ना इन्होंने कश्मीर को डिलीवर किया है। अगर आज डिलीवर किया होता, आपने पता है क्या डिलीवर किया है? आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लोगों के घरों में पैसा पहुंचा के लोगों को अपना बनाकर वोट लिया है। आपने ये वोट के लिए रिश्वत दी है। पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर आमिर हसन आपको जवाब देना चाहते हैं और बड़े वो उन्होंने नंबर्स अपने पास जमा कर लिए हैं। बैरिस्टर साहब, आपकी नज़र में अगर कराची वफाक को दिया जाता है तो ये अच्छा मशवरा है, बुरी तजवीज़ है? बीबी शहीद तो सर कराची को फ्री पोर्ट बनाना चाहती थी, ये मुझे अच्छी तरह याद है। आपका ओपिनियन इसके ऊपर बैरिस्टर आमिर हसन साहब? और एक और मिसाल बैरिस्टर साहब, एक हमारी फॉरेनर फ्रेंड थी, आई हुई थी, कराची में काफ़ी वक्त से रह रही थी, और वो कराची में काफ़ी वक्त रहने के बाद जब इस्लामाबाद गई तो कहती है मुझे लगता है कि मैं किसी और मुल्क में आ गई हूँ। ये तो बिल्कुल अलग है। कब वो दिन आएगा जब कराची को हम लाहौर और इस्लामाबाद से कंपेयर कर पाएंगे? बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जब भी कोई हमारा एक दूसरे से सियासी इख्तलाफ हो सकता है अगर हम सियासी जमाते हो, लेकिन एक अहले जुबान होने का दावा और होता है और जुबान से कैसे मोतबर हरूफ निकलते हैं ये अलग बात है। अब मैं बतौर पाकिस्तानी लेकिन एक पंजाबी के, एक लाहौर के, ये इस बात पे शदीद एतराज करता हूँ जब कोई कराची वाला उठ के कहता है कि हम पाकिस्तान को पाल रहे हैं। कोई भी किसी को नहीं पाल रहा, हर कोई खुद अपने आप को पाल रहा है और यही काफी है। सर घर में कमाऊ पूत तो होता है ना बैरिस्टर साहब, एक कमाऊ पूत तो होता है घर में? नहीं जी, कोई कमाऊ पूत नहीं है, सारे अपनी अपनी जगह पे हैं। नहीं जो तो सब ऐसे ना करें। ये जो सेल्फ राइटियस की पोजीशन पे हम सारे बैठे हैं ना, हम वो लोग हैं जो पंजाब और लाहौर में रहते हुए बड़े सूबे की अजारादारी के खिलाफ बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, हम तख्ते लाहौर के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई उठ के कहे कि हमें कोई पाल रहा। ये एक बड़ी ही एतराज वाला फिक्रा है। और देखिए, जहां तक रही एमकेएम वालों की बात, एमकेएम की तो ना कोई शनाख्त है, कई दफा बदले, ना कोई कायद है, ना कोई नजरिया। ये हर वक्त ये सियासी यतीमों का भी एक टोला है। जब से इन्होंने अपने कायद को तलाक दी है या छोड़ा है, उसके बाद ये किसी कायद की तलाश में, मुशर्रफ की गोद में ये बैठे। आजकल पीएमएलएन के ये भाड़े के टट्टू बने हुए हैं।
और उनकी जुबान बोल रहे हैं क्या कि आप हमें कराची को कंट्रोल में ले लें और ये नहीं हो रहा। ये जो सारी जुबानें हम जानते हैं कहाँ से इनकी जुबानें हरकतें करती हैं। बाकी इनकी सियासी हैसियत से आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। कराची, अगर कराची में पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर रही बकौल इनके, या सिंध में नहीं कर रही, तो ये फैसला तो कराची के अवाम और सिंध के अवाम करेंगे वोट के जरिए, और वो बार बार कर रहे हैं। चौथे इलेक्शन में हर दफा वोट बढ़ा के दे के उन्होंने फैसला कर दिया है कि क्या करें। तो अगर कोई इनके बतौर के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रिश्वत है और रिश्वत से, तो इधर पंजाब में लाखों फैमिलीज हैं, ये रिश्वत तो काम नहीं कर रही। तो बात इतनी है, वजह ये है कि अब इनकी बोरी बंद लाशें नहीं आ पा रही, इनकी दहशतगर्दी हो नहीं पा रही। वो जो सुराख करते थे ड्रिल के जरिए लाशों के अंदर, वो हो नहीं पा रहा है। इनके कहने पे बाजार बंद नहीं होते हैं। अब वोट दहशतगर्दी से मिलता नहीं है, गोली से मिलता नहीं है। अब इन्हें मुसीबत पड़ी हुई है। पहले ये एक दूसरे को गालियां बक रहे थे, ये सारे दड़े, अब ये एक मुंह में क्यों? अब तो ये वो कहते हैं ना, जूतों में दाल बट रही है। तो अब इनके बारे में क्या कहें? ये सियासी यतीमों का, मैंने कहा, एक टोला है, और ये चाह रहा है कि अब कोई मोहम्मद बिन कासिम आए और आके इनको, जो इनकी अलहदगी पसंदी की तहरीक है शुरू से, जो इन्होंने आज तक किया है, बड़े नाम बदले हैं लेकिन सरिश्त नहीं बदली। महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो गए, सरिश्त नहीं बदली, नीयत नहीं बदली। जो चाहते हैं वो इनके अंदर से फिर निकलता है, इनका बोझ, और जो इनके दिल के अंदर की बीमारी है, ये नहीं हम होने देंगे। बिल्कुल ठीक सर। अलामी मिर्जा इश्तियाक बेग साहब भी, उनका भी दिल मेरी तरह कराची में ही धड़कता है। मिर्जा साहब, आप कराची के हाल से बखूबी वाकिफ है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपकी नजर में MQM का ये मुतालबा जायज है, नाजायज है? कराची का हाल और ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके ऊपर ही बात कीजिए मिर्जा साहब। देखिए, MQM की हमेशा से शिकायत रही है कि कराची को उसका जो जायज हक है वो नहीं दिया जा रहा, और पीपल्स पार्टी कराची को वो प्रायोरिटी नहीं दे रही है डेवलपमेंट में जो कराची को मिलनी चाहिए। एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि कराची जो है इस वक्त 60% से ज्यादा जो है रेवेन्यू जो है जनरेट कर रहा है। मगर मैं कराची में जब निकलता हूँ तो आप यकीन करें कि सड़कों को देख के हैरानगी होती है। और जब कभी आपने बाई रोड सफर किया हो और आप सिंध से पंजाब में दाखिल होते हैं तो तला साहब लगता है कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर आप आ गए हैं। तो यहाँ तक तो ये इनकी ग्रीवेंसेस सही हैं, मगर ये कहना कि कराची को जो है अलग सूबा बना दिया जाए और उसको भी या 27वीं आईनी तरमीम जो है उसका हिस्सा बनाया जाए, इस तरह चीजें नहीं होती। पंजाब में भी जो सराइकी जहाँ पे एरिया है, मुल्तान है, भावलपुर है, वहाँ पे भी लोगों को ये शिकायतें हैं कि जी हमारे यहाँ डेवलपमेंट वो नहीं हो रही जो लाहौर या दूसरे बड़े शहरों के अंदर हो रही है। मगर इसमें थोड़ा सा मैं जी MQM को भी कहता हूँ कि कई ऐसे मौके भी आए कि जब वो पार्ट थे हुकूमत के कोलिजन पार्टनर्स से, उस वक्त उन्होंने क्या यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम किया। इस वक्त जो गवर्नर है वो भी इस वक्त जो है वो MQM का गवर्नर है, जिसके वफाक के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात हैं। तो कम से कम ये है कि, और मैं आपको एक चीज और बताते कि चलूं कि वफाक और खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जितने यहाँ पे मंसूबे कराची को दिए हैं, किसी पंजाब में नहीं दिए। इस वक्त K4 का जो पानी का बहुत बड़ा मंसूबा है, ये पूरा मंसूबा इम्प्लीमेंट जो हुआ है, फाइनेंसिंग हुई है, ये वफाक इसके ऊपर कर रहा है। सर वफाक से कहें, जिस तरह वो मोटरवे फाइनेंस करता है पंजाब में, ना सिंध में भी कर दे सर थोड़े से। जी, ये कहने की बात नहीं, ये जो सिंध का बन रहा है सक्कर टू मुल्तान और सक्कर टू, वो भी वफाक जी इसको कर रहा है, जो अरबों का है। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट जो है जो कई बिलियंस का है, वो ये है कि कराची, सर कराची वफाक से ये मुतालबा करता है कि हमें मोटरवे दे दो, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। देखिए, किसी भी एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए मोटरवे जो है वो ये नहीं है कि वफाक के लोग जो बड़े लोग हैं अपनी गाड़ियां चला के बड़ी अच्छी वो ड्राइव करेंगे। किसी भी मुल्क की कनेक्टिविटी के लिए जो है ये रोड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं 2 दिन पहले मोरक्को से आया हूँ, पूरे मोरक्को को जो उन लोगों ने जिस तरह मिला रखा है हाईवेज के साथ या मोटरवेज के साथ, आप उसके बड़े फायदे होते हैं मुल्क को। ये एक एक्स्ट्रावेगेंट कोई चीज नहीं है कि ये हम पैसे इसके ऊपर जाया कर रहे हैं। जब ये चीज कंप्लीट हो जाएगी तो इसका फायदा एग्रीकल्चर में भी मिलेगा। पे वो शहर जो है
बिल्कुल वहां से देखने मिलेगा। राइट मिर्जा ये साहब, तजवीज बिल्कुल ठीक। अलाउ मी मैं नियाजी साहब की तरफ बढ़ूं सर, उन्होंने काफ़ी सब्र का मुजाहरा किया, थैंक यू नियाजी साहब। नियाजी साहब, आपकी नज़र में MQM की ये तजवीज़ और कराची फाइनेंशियल हब को फेडरल के हवाले करने की बात अच्छी बात है, गलत बात है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, योर ओपिनियन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला साहब शुक्रिया। एक तो मैंने कोई 3-4 हफ्ते बाद ही आपका प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, थैंक यू सर। क्योंकि बार के इलेक्शन थे, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन था, और फिर उसके बाद बार काउंसिल के थे, हमारी रेगुलेटरी बॉडी चारों सूबों के। और कल एक बहुत बड़ा टेररिज्म का वाकया हो गया इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसमें हमारे एक वकील शहीद हुआ है बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कुछ लिटिगेंट्स और वकला भी अभी जख्मी हैं, और 12 लोग जाने जो है वो शहीद हुए हैं हमारे जहाँ पे कचहरी में। अब देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैंने तीनों दोस्तों की बातें सुनी कि हम इतने अरसे बाद भी वही बात बैठ के करते हैं कि जी कराची का क्या होगा, सिंध का क्या होगा। सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं। अभी मैंने इश्तियाक साहब को भी सुना, बैरिस्टर साहब को भी सुना। भाई, हमने जो इलेक्शन कराते हैं, क्या हमारी मर्दमशुमारी सेंसस कब हुए, क्या हमने लोकल बॉडीज जो हमारे पास इतना मजबूत निजाम है उसके इलेक्शन हुए कि नहीं, सारी चीजें मौजूद हैं सिस्टम में। लेकिन इसमें हम वो चीजें नहीं कर रहे जिससे अवाम को रिलीफ मिलना है। ये पार्टीज का आपस में जो इक़्तिदार में, जितने अरसे से तला साहब इक़्तिदार में, ये दोनों हमारे दोस्त बैठे हैं, MQM तो साथ शामिल हो जाती है, जो भी पार्टी आती है उसको अलायंस बन जाता है। इन्होंने क्या डिलीवर किया है? आज ये इस तरमीम में कहें कि जी कराची को अलहदा किया जाए, ऑलरेडी चीजें तो आईन के अंदर शामिल हैं। जो लेजिस्लेशन होती है वो अवाम के लिए की जाती है, और ये अवाम के नुमाइंदे हैं। हम तो वैसे बाहर बैठे हैं, क्योंकि अवाम का मैंडेट हमारे पास है। फॉर्म 45 पे हम जीते हुए हैं, हमारा लीडर अंदर है, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, हमें मुलाकात नहीं करने दी जाती। असेंबली के अंदर तरमीमें हो रही हैं, 26वीं तरमीम हो गई, अब 27वीं शुरू है। उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। प्रेसिडेंट की जो है इम्यूनिटी पे बात हो रही है क्या, और दूसरा आपको इसकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात हो रही है, पैरेलल कोर्ट खड़ी की जा रही है। ये सारी चीजें जुडिशरी भी यही कह रही है, वो खत लिख रहे हैं कि हमें इसका हिस्सा बनाए और लोगों को भी ऑन बोर्ड लें। कोई भी तजवीज हो, कभी भी, मैं नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर डैम भी बनने चाहिए, इस मुल्क के अंदर अच्छी गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, सूबे भी बनने चाहिए, लेकिन आप ऑन बोर्ड लें। असेंबली किसके लिए होती है? चारों सूबों से नुमाइंदे बैठे, कोई डिस्कशन हो रही है? आप एक तरमीम लेके आते हैं जो अभी एक दूसरे को कह रहे हैं कि जी किधर से आ रही है, बैरिस्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि जी किधर से आ रही है और ये पास होने जा रही है तरमीम। तो भाई इस तरमीम के लिए बैठ के इनपुट लें, आपके नुमाइंदे अवामी, उनसे पूछें। आप कोई चीज ऐसी नहीं कर रहे कि बैठ के उसको डिबेट करें। बगैर डिबेट के अगर इस तरीके से आप अमेंडमेंट्स करेंगे तो उससे अवाम को कोई फायदा नहीं होना। ठीक है, आप कराची के बारे में कहते हैं, कराची में इतना बड़ा शहर, अभी आप एक बारिश हो जाए तो कराची से वो संभाला नहीं जाता। तो आप क्या, कौन सी गुड गवर्नेंस है आपकी? आप सुबह भी बना लेंगे, जितने तक आपकी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी लोकल बॉडीज मजबूत, आपके पास फंड्स भी सारे उस तरीके तरसील हो, आप तब ही उसको डिलीवर कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री चेंजेस और एडिशनल अमेंडमेंट्स का सिलसिला 27वीं आईनी तरमीम के अंदर हम जानते हैं कि आर्टिकल 6 जो गद्दारी का केस बनाता है, आर्टिकल 6 की शिक नंबर 2 के अंदर तरमीम की जा रही है, जहां पर आईनी अदालत का वर्ड ऐड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ, और ही बहुत सारी तरमीम की जा रही हैं। लेकिन हर पाकिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहा था कि 59 शिकें हैं, एक एक शिक के ऊपर बात होगी, डिबेट होगी, वो हमें देखने के लिए नहीं मिली है। अलबत्ता ऐवान के अंदर एक बार फिर सियासी गोलाबारी, इल्ज़ामात और वही सिलसिला जो हमेशा से हम देखते आए हैं। बैरिस्टर आमिर हसन, आई लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू। आपकी नज़र में हमारे लेजिस्लेटर्स जिनका काम है कानून बनाना, लेजिस्लेशन करना, सैडली लेजिस्लेशन के प्रोसेस को काफी अगली कर दिया गया है। बैरिस्टर साहब, एक आम पाकिस्तानी देखता है तो वो ये सोचने पर मजबूर होता है कि मुल्क का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आपकी इसके ऊपर राय? देखिए जितोई साहब, इस पे तो मैं बड़ी दफा ख्याल कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम्स के अंदर। लेजिस्लेटर्स जब अवाम के अंदर से नहीं होते, अगर मैं बिल्कुल इज्तमाही तौर पर बात करूँ और बुनियादी बात करूँ, तो फिर ऐसे होता है किसी भी जमात के अंदर 100% उन लोगों की नुमाइंदगी नहीं है जो कि अवामी नुमाइंदे हैं। तो ये वजूहत तो हैं, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं कि जब भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो आइन बनाने से 18वीं तरमीम तक के सफर में आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी सबको शामिल करती है
इत्तफाक राय कायम करती है, बहस का आगाज करती है, हर एक तबकात को इकट्ठा बिठाती है, एक अरसा लगता है, फिर वो कमिटीज में जाता है, वहां पे गुफ्तगू होती है, फिर पार्लियामेंट में गुफ्तगू होती है। ये हमारा एक तरीकाकार है। एक तरीकाकार नून लीग का है। 8वीं तरमीम खत्म हुई, इन्होंने रातों रात, हालांकि अच्छा काम था लेकिन बलडोज किया। अब भी ऐसे करते हैं। 26वीं तरमीम के वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो उठे, मौलाना फजलुर रहमान के पास गए और जो पीछे बैठी हुई पीटीआई थी उनसे मुज़ाकरात हो रहे थे, वो आपके सामने है। मौलाना साहब भी बताते रहे कि मुझे तजावीज दे रही थी पीटीआई, ऐसे करें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बेंच बना ले, और वो चेयरमैन साहब को कहते थे और हम वो तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह 27वीं तरमीम हमें मिली, हमने चेयरमैन साहब ने उसे पब्लिक कर दिया। और अब कितनी बहस होनी है। अब ना हम हुकूमत है ना हम अपोजिशन है। अब हुकूमत का भी 100% रोल हुकूमत को अदा करना है और अपोजिशन का अपोजिशन को। लेजिस्लेशन के प्रोसेस को ज्यादा इत्तफाक राय पैदा करना गवर्नमेंट का काम है। हमने तो पब्लिक कर दिया, और उसे रोकना और उसमें डिले करना, उसके अंदर बहस का आगाज करना, कमेटीज के अंदर बैठना, ये अपोजिशन का काम है। अब ना अपोजिशन अपना काम कर रही है। अपोजिशन का काम है सिर्फ शोर मचाना, सिर्फ गालियां बकना, और ये हो गया वो हो गया। न्याजी साहब बड़े मसरूफ हैं सारे कामों में। कोई नहीं कहे कि इनकी सियासी जमात उस काम में मसरूफ हो जाए जो इनका करने का काम है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ, 100 के करीब इनके मेंबर्स हैं और ये सारे फरार हैं। इनसे जुगतें सुन लें, इनसे गालियां सुन लें, लेकिन ये अपना काम नहीं करते। तो बुनियादी खराबी ये है कि कोई बंदा अपना काम नहीं करना चाहता, हर शख्स दूसरे को ठीक करना चाहता है। वो कहते हैं पहले दूसरा अपना काम करे फिर मैं अपना काम करूंगा, पहले मैं नहीं करूंगा। हाँ, बस जुडिशरी एग्जीक्यूटिव ठीक करना चाहती है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अंडर रखना चाहती है। तो ये जहाँ पे मामलात होंगे तो कोई भी शायद ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक सर। बेग साहब, आप इस वक्त हुक्मरान जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको लगता है पीएमएलएन जिस तरीके से 27वीं आईनी तरमीम पास करा रही है, यू आर हैप्पी सर? आप बड़े प्रोग्रेसिव इंसान हैं, दुनिया से कंपेयर करते हैं, दुनिया में तो ऐसे नहीं होता जिस तरह हमारे यहाँ हो रहा है सर। आपको क्या लगता है सर, व्हाट शुड बी डन, व्हाट कैन बी डन? बेग साहब। देखिए तलहा साहब, मैंने कई तरामीम देखी हैं पाकिस्तान में। दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम कि कोई तरामीम जो आ रही हैं ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा होती हैं। और पाकिस्तान में देखें, इससे पहले भी कई तरामीम इसके अंदर आ चुकी हैं। और कल जितने शफाफ तरीके से ये कंडक्ट की गई है सेनेट के अंदर, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, जब ईच एंड एवरी नकात जो थे वो डिस्कस हुए हैं और उसके ऊपर लोगों को दिखा के कि कितने लोग इसको वोट दे रहे हैं और कितने इसको अपोज कर रहे हैं, उन सबको नोट डाउन किया गया और हर एक ने टेलीविजन पे ये देखा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे थोड़ी देर के अंदर जो कौमी असम्बली में भी होगा वो बड़े शफाफ तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। देखिए जी, हर जमहूरी मुल्क के अंदर तरामीम आती रहती हैं और उससे जो है ये इसलिए आती हैं कि मुल्क के और लोगों की जो है वो सहूलत के लिए हो, उससे बेहतरी आए, उससे प्रोग्रेस हो कंट्री के अंदर। अब जो भी तरामीम देखिए, इसके अंदर 2-3 तरामीम ऐसी थी जिसको डिस्कस जब किया गया तो पीपल्स पार्टी उस पर राजी नहीं हुई। एनएफसी अवार्ड था, उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ, उसको लेके नहीं चले। उसके बाद एक नेशनलिटी का था, फॉरेन नेशनलिटी का, कि वो पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या दूसरे हैं उनकी रखने की इजाजत नहीं है, पाकिस्तानी शहरी सिर्फ एक वो रखेंगे, उस पर कंसेंसस नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से जितने वैसे उस पर तो कंसेंसस हो जानी चाहिए थी सर। अगर ब्यूरोक्रेट्स की आप फॉरेन पासपोर्ट्स ले लेंगे तो फायदा होगा, उस पर कंसेंसस क्यों नहीं हुआ? क्या सियासतदानों के अपने ब्यूरोक्रेट्स खतरे में पड़ जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं खुद इस फेवर में नहीं हूं, मगर कुछ लोगों का ये था कि तमाम पाकिस्तानी जिनके पास, देखिए इंडिया में भी ये है कि ड्यूल नेशनलिटीज अलाउ नहीं है। एक इंडियन है, आइदर ही कैन हैव इंडियन नेशनलिटी और ही कैन हैव फॉरेन नेशनलिटी। पाकिस्तान में हमारे साथ ऐसी कोई चीज नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। मगर जब उनको बतलाया गया कि जी देखिए ये पाकिस्तान के रहने वाले जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तान की बैकबोन है। तला साहब, आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमारी एक्सपोर्ट 32 रही और हमारी रेमिटेंसेस। नहीं, आप बात कहीं और लेके जा रहे हैं। देखिए, मैं एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं रेमिटेंसेस की बात नहीं कर रहा, मैं उन ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूं जिनके लिए ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया था कि ये पोर्चुगल के पासपोर्ट लेके बैठे हैं, जैसे पैसा मारेंगे भाग जाएंगे। नहीं, आई टोटली एग्री विथ यू कि वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं मुल्क के दुश्मन हैं और ये होना चाहिए, मगर कंसेंसस तो होना चाहिए ना। अगर एक अच्छी बातों पे कंसेंसस नहीं हो पाता सैडली सर, मुझे गम है इस बात का। ये बात मैं आगे लेके बढ़ूंगा न्याजी साहब की तरफ। न्याजी साहब, अब
इस बात के ऊपर तो कंसेंसस होना चाहिए था ना। नून लीग ने तो, ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट भी किया हुआ है कि इतने हजार हमारे ब्यूरोक्रेट्स डुअल पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, उसके ऊपर कंसेंसस नहीं होगा क्योंकि उससे उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, वो फंस जाएंगे पाकिस्तान में। आपकी नजर में ये जो कंसेंसस क्रिएट किया जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम पे, ये नेचुरली हो रहा है या डंडे के जोर पे हो रहा है? कि जिस तरीके से सेनेट से ये जो बिल पास हुआ है, ये जो अमेंडमेंट पास हुई है प्रपोजल, आपने देख लिया कि दो जो हमारी पार्टी के लोग थे, एक एफिलिएटेड था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एक जेयूआई से, उन्होंने उसी टाइम बाद में रिजाइन भी कर दिया। आपको वो जजमेंट भी याद आई होगी कि जो हमने 263A आर्टिकल में पास करवाई थी, इसी वजह से कहा था कि वो वोट जो है वो बड़ी अच्छी जजमेंट थी कि वोट होल्ड कर लें, उसका वोट काउंट ही नहीं होगा। अब आप इस अमेंडमेंट पे आए जो आपने कहा कि डंडे के जोर पे कराई जाएगी, किस तरीके इतनी जल्दी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इतनी जल्दी हरीज एंड भरीज में अमेंडमेंट पास करने की क्या वजह है? बैरिस्टर साहब से मैं ये पूछता हूँ, मेरे भाई हैं कि जिस जमात से इनका तल्लक है, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की और बीबी की भी। क्या जुल्फकार अली भुट्टो ने जो 1973 का आईन पास करवाया, वो हर पार्टी को उसने मुतफिक किया और सब लोगों को साथ लेके चले? आपने भी पहले बात की कि भाई कंसेंसस डेवलप करने के लिए ये नुमाइंदे कौन है? एक बैरिस्टर साहब की और बात को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही कि अवामी नुमाइंदे होने चाहिए। अवामी नुमाइंदे नहीं बैठे जहां पे पंजाब में जो हुकूमत कर रहे हैं, क्या वो अवामी नुमाइंदे हैं? जो चीफ मिनिस्टर है, वहां जो काबीना है, भाई अवामी नुमाइंदे आज होते तो वो डिबेट करते, उनको मसाइल का पता होता कि लोगों को मसाइल क्या है। तो मैं कहता हूं कि जो भी जिस तरीके से अमेंडमेंट हो रही है, इसी वजह से मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में तल्ला साहब पहली दफा सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन 16 अक्टूबर को क्यों हुआ? हमेशा 28 लास्ट वीक में होता है। पाकिस्तान जो बार काउंसिल्स हैं, उनके इलेक्शन नवंबर के लास्ट वीक में होते हैं। वो पहले क्यों करवाए गए? क्या इसी तरह आईन पास होते हैं? क्या इसी तरह कानून पास होते हैं? उसकी ये वजह थी कि जब जे हम इस तरह की अमेंडमेंट करेंगे तो एक वकाला कम्युनिटी, लीगल फ्रेटर्निटी जो उठ खड़ी होती है, कोई गया ही नहीं काम हो, तो ये मलबा हमारे ऊपर गिरेगा। सर मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ साहब ता हयात प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो माहौल बन गया है। अब मुझे प्लीज आगे बढ़ने देना नियाजी साहब। अरशद वोरा साहब, आपकी नजर में सर ये बात तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर PMLN के कह चुके हैं ना कि सर ये जो ब्यूरोक्रेट्स डुअल पासपोर्ट लेके बैठे हैं, ये सिर्फ करप्शन करने के लिए बैठे हैं और ये भाग जाएंगे फौरन से जैसे मौका लगेगा इनको। सैडली इस पॉइंट के ऊपर कंसेंसस क्रिएट नहीं हो सका हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में कि इनकी डुअल पासपोर्ट्स वाली पॉलिसी खत्म की जाए और सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट रखें। क्या वजह हो सकती है इसकी वोरा साहब? ये तो बहुत अच्छी बात थी, क्यों नहीं इस पे कंसेंसस क्रिएट हुआ? क्या कंसेंसस नेचुरली हो रहा है या डंडे के जोर पे वोरा साहब? देखिए, कंसेंसस जो इस पे क्रिएट नहीं हो सका या आर्टिकल 148 पे नहीं हो सका, उसमें पीपल्स पार्टी ही इसकी मुखालफत कर रही थी और कोई पार्टी मुखालफत नहीं कर रही थी। और जब पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है तो इसका मतलब ही ये हुआ कि पीपल्स पार्टी को इसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिशियरी है पीपल्स पार्टी इस बात की। और आपने शायद अभी थोड़ी देर पहले खुद ही कहा था कि क्या पीपल्स पार्टी अपने ब्यूरोक्रेट्स को बचाना चाह रही है, तो ये बात तो आपने भी खुद कही। तो पीपल्स पार्टी हर उस चीज के खिलाफ है जहां से उनके कंट्रोल खत्म होते हैं, हर उस चीज के खिलाफ है जहां से वो मतलब डिलीवरेंस लेवल, जो अवाम के हुकूक, जो चीज अवाम के फायदे के लिए, जिस चीज में अवाम डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकती है, जिस चीज में अवाम को बेनिफिट हो, हर उस चीज के पीपल्स पार्टी अगेंस्ट में। अभी हमारे बैरिस्टर साहब ने मेरी बात का जवाब दिया था, शायद उनके इल्म में ही नहीं है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में इलेक्शन के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त कन्वीनियर हैं और वो खुदा ना खास्ता जिस तरीके के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो जमात है जो कि जिसमें मेजॉरिटी ऑफ देम वो लोग हैं जो कि हिजरत कर आए थे और 15 से 20 लाख लोगों की शहादतें देकर आए थे और पाकिस्तान अपने साथ लेकर आए थे। हम पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान के साथ जीना है, पाकिस्तान के साथ मरना है। और हमने प्यार और मोहब्बत का वो पैगाम दिया कि आज हमारा सोहराब गोड से इकबाल महसूद भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाम पर MNA है। हमने वो प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया कि हमारा जो है अशफाक मंगी भी जो है अंदरून सिंध से इलेक्शन जीत चुका है। तो ये बात नहीं है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने प्यार और मोहब्बत का पैगाम देकर इस शहर से
ये बोरी बंद लाशों का कल्चर खत्म करने में बहुत अहम रोल अदा किया है। बात करेंगे अदलिया की। हम जानते हैं अदलिया के अंदर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक और बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मुस्कुरा भी रहे हैं मेरी ये बात सुनने के बाद, ताहयात वाली, तो उनसे ही शुरू करना चाहूँगा। बेग साहब, मुल्क में दहशत गर्दी दोबारा बढ़ रही है और अदालतों का हाल भी बड़ा मुश्किल में है। जजेस ख़त व किताबत का सिलसिला बढ़ चुका है। पहले हमने देखा था कि सिर्फ चंद लिखते थे, बहुत सारे पुराने एक्स चीफ जस्टिस ने भी खत लिख दिया है। जो क्लर्क्स होते हैं अदालत के कानूनी, वो बता रहे हैं, मुशावरत दे रहे हैं, चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं। अत्थर मिनुल्लाह सिटिंग चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि अगर मैं अब खामोश रहा तो जुर्म का शरीक हो जाऊंगा। बाबर सत्तार साहब का आज फैसला है कि किसी जज को ट्रांसफर करना है तो अदालतों से मुशावरत होगी। जवाद एस खाजा साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी 27वीं आईनी तरमीम के बाद। आपकी नजर में अदालतों का हाल कैसा है? क्या ये एक खतरे की घंटी है या फिर एग्जीक्यूटिव अदालत को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगा, जिस तरह पीटीआई कह रही है? बेग साहब। पहले तो मैं जवाब दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर का कोई इरादा नहीं है कि 20 साल आप जो कह रहे हैं या ताहयात रहने का। आप देखेंगे कि वो जिस डिग्निटी से आए हैं इसी डिग्निटी से जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे एक्सपेक्ट ये भी कर रहा था कि आप अप्रिशिएट करते कि जब प्रेसिडेंट साहब ने इस्तिस्ना की बात की और लोगों को मिला, शहबाज शरीफ साहब, मैंने कल पूरे प्रोग्राम में शहबाज शरीफ साहब की इस बात की तारीफ की है। बेग साहब, आपने मिस कर दिया था। तो इस्तिस्ना दिया, उन्होंने मना किया कि नहीं, और ये वही आदमी कह सकता है जिसको पता हो कि मैं साफ और शफाफ जो है मैं काम कर रहा हूँ। अब हम आते हैं अदलिया की तरफ। जो सबसे बड़ी चीज हुई है, अतला साहब, आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त हमारी जो अदालतें हैं, हायर अदालतें हैं, उसमें 15% जो हैं वो जो हैं वफाकी आईनी केसेस हैं उसके अंदर, मगर कंज्यूम कर रहे हैं वो टाइम कितना, 60% जो है वो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं अदालतों का। तो ये एक बड़ा अच्छा मूव हुआ है जिसमें आईनी अदालत का वो पाका सामने आया, उसको अडॉप्ट किया गया। इससे क्या है कि इसकी एडवांटेज हमारे लोगों को मिलेगी जिनके केसेस जो हैं 25-25, 20-20 साल से आला अदालतों के अंदर पड़े हुए हैं और कोई उसकी सुनाई नहीं हो रही, क्योंकि 60% टाइम किस में जा रहा है अदालत का, वो 15% आईनी जो मसले हैं उसके अंदर जा रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और दो लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं मेरे इस पैनल में। मैं नियाजी साहब आपकी तरफ पहले आऊंगा। अदालतों का हाल क्या है नियाजी साहब? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आज जवाद एस खाजा साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पिटीशन आई है। मैं भी पढ़ रहा था कि उन्होंने बहुत ही लीगल ऑब्जेक्शन उठाए हैं। एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की जो है, जो वेस्ट करती है सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो चली जाती है तो आप देखें एक पैरेलल अदालत बनाते हैं तो ये तो एक निजाम के अंदर आपकी अदलिया का कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं होगा कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ आईन की प्रियम्बल में दिया गया कि अदलिया आजाद है। राइट, बैरिस्टर आमिर हसन, योर व्यू सर। देखिए, जुडिशल सिस्टम हमारा बेहतर तो नहीं है, उसी की बेहतरी के लिए कोशिशें हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि 100% दुरुस्त है या गलत है। उसमें ये हो सकता है कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर था, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की आड़ में बड़ा बेड़ा गर्क हुआ। और मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जजेस एग्जीक्यूटिव ठीक करना चाहते थे, नहीं ठीक करना चाहते थे, तो जुडिशरी नहीं ठीक करना चाहते थे। तो अब भी एग्जीक्यूटिव अगर जजेस को कुछ कर रही है तो वो डसी हुई है ना, ये पार्लियामेंट डसी हुई है इस जुडिशरी की। इसने 2 वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा है, 1 वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल किया है, और पाकिस्तान की असेंबलियां घर भेजी हैं इन्होंने पाकिस्तान के वज़रा को सुबह से शाम तक कटहरों में खड़ा किया है। बिल्कुल सर। इन्होंने जो हाल किया है पाकिस्तान का, हर मामले के अंदर रेकोर्डिक जैसे मामले के अंदर ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, हालांकि उन्हें उसका कोई नाव नहीं होती मामले की। बिल्कुल ठीक सर। अरशद वोरा साहब, आपकी राय सर अदलिया के ऊपर, जल्दी से, मेरे पास वक्त कम है। जी, अदलिया के ऊपर मेरी बिल्कुल यही राय है। देखिए, अदलिया जो है, इट ऑलवेज, चाहे कोई सा भी आपका सुतून हो, इट नीड्स रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स आपको उसी वक्त समझ आती हैं विद एक्सपीरियंस, जब आप देखते हैं वक्त के साथ साथ कि कहाँ पर आज हमें पता है कि अभी खुद ही सब्जेक्ट पर बात हुई है। देखिए, अदलिया जो है, जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की रिक्वायरमेंट है आज जो है, अवाम जिस तरीके से अपने केसों को
40% ऑफ द टाइम जो है हमारी कोर्ट का वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में गुजर जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर इवन फॉर द पब्लिक ऑल्सो, जनरल पब्लिक ऑल्सो, जिनके केसेस पेंडिंग में हैं। और ये राइट सर, कोर्ट जरूरी है। आई एम आउट ऑफ टाइम, सो सॉरी टू इंटरप्ट। थैंक यू सो वेरी मच अरशद वोरा साहब, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, बैरिस्टर आमिर मिर्जा, इश्तियाक बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का वक्त खत्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।